भारत का उपराष्ट्रपति, मतलब संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक का पूरा सफर। इस स्रोत की सबसे मजेदार बात इसकी टैगलाइन है, एक क्लास सब खल्लास। ये टैगलाइन सच में कैची है। मुख्य रूप से तो ये रेलवे, यूपीएसआई या एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, लेकिन इसमें जो जानकारी है ना, वो किसी भी जागरूक नागरिक के लिए कमाल की है। तो शुरुआत इस पीडीएफ के पहले पन्ने से करते हैं, जहां एक बहुत ही रोचक ट्रिक दी गई है। मतलब अक्सर इतने सारे अनुच्छेद याद रखना सिर दर्द होता है, लेकिन स्रोत में एक छोटा सा वाक्य दिया है, उसका निकास शनि है। हाँ, ये स्मृति सूत्र या निमोनिक बहुत ही कमाल का है ना? मतलब एक ही लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट। सही। अगर इसे खोलकर देखें तो उसे उपराष्ट्रपति जो अनुच्छेद 63 है, स से सभापति जो 64 है, का से कार्य 65, नी से निर्वाचन 66, का से कार्य काल 67, स से समय 68, श से शपथ 69 और नी से निर्वाहन जो अनुच्छेद 70 है। ये तरीका सच में रूपरेखा दिमाग में बिठाने के लिए बेहतरीन है। इसके तुरंत बाद ही आता है अनुच्छेद 63, जो इस पद का मूल है। हाँ, स्रोत में साफ लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और ये दूसरा सर्वोच्च पद है। इसमें एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि इसकी प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका का संदर्भ यहाँ बहुत जरूरी है। जैसे अमेरिका में उपराष्ट्रपति वहाँ के उच्च सदन यानी सीनेट की अध्यक्षता करता है, उसी तर्ज पर भारत में भी ये व्यवस्था अपनाई गई कि भारत का उपराष्ट्रपति उच्च सदन यानी राज्यसभा का संचालन करेगा। बिल्कुल। लेकिन दोनों देशों की प्रणालियों में बहुत अंतर है, जिससे हमारी व्यवस्था काफी अनूठी हो जाती है। और यहीं से विरोधाभासों का वो सिलसिला शुरू होता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। पीडीएफ में अनुच्छेद 64 को लेकर एक बात है। ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। पदेन सभापति मतलब वो सदन की अध्यक्षता करेगा, फैसले लेगा, अनुशासन बनाए रखेगा, लेकिन और ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है, वह खुद उस सदन का सदस्य नहीं होता। यही तो संविधान की खूबसूरती है। लेकिन सोचिए ना, ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी खेल में पूरी टीम का कप्तान हो, लेकिन वो खुद खिलाड़ी ही ना हो। अगर वो सदस्य ही नहीं है तो निष्पक्षता कैसे तय होगी? ये बहुत ही पैना सवाल है। असल में सदस्य ना होना ही उसके निष्पक्षता की सबसे बड़ी ढाल है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वो सदस्य नहीं है, इसलिए वो किसी राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता। वो पूरे राष्ट्र के एक तटस्थ अंपायर की तरह काम करता है। पीडीएफ में इस पर जोर दिया गया है कि सदस्य न होने के कारण उपराष्ट्रपति के पास सामान्य वोटिंग का अधिकार नहीं होता। मतलब जब किसी बिल पर आम वोटिंग हो रही हो तो वो हिस्सा नहीं ले सकता? बिल्कुल नहीं। लेकिन स्रोत में एक अपवाद भी है ना, निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। हाँ, कास्टिंग वोट। अगर सदन में पक्ष और विपक्ष के वोट 50-50% बढ़ जाए, टाई हो जाए, तब तो कोई फैसला होगा ही नहीं। और इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए निर्णायक मत का प्रावधान है। केवल और केवल टाई होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपना वोट दे सकता है, ताकि संसद का काम न रुके। एकदम सही। विधायी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। आप सदन के संचालन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्रोत हमें अनुच्छेद 65 की तरफ ले जाता है, जो एक बिल्कुल अलग शक्ति है, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका। प्रॉक्सी पावर। हाँ, अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग से, तो देश बिना राष्ट्राध्यक्ष के तो नहीं चल सकता। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त दी गई है पीडीएफ में, अधिकतम 6 महीने की शर्त। बिल्कुल, सिर्फ 6 महीने तक ही वो इस पद पर रह सकते हैं। और इस 6 महीने की सीमा के पीछे बहुत साफ लोकतांत्रिक दर्शन है। यह केवल एक आपातकालीन पुल है। लोकतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव विधिवत होना चाहिए, इसलिए 6 महीने में नया चुनाव अनिवार्य है। एक और बात स्रोत में दी है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा होता है, तब वो राज्यसभा के सभापति का काम नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति एक साथ 2 इतने बड़े पद कैसे संभालेगा? तब राज्यसभा का उपसभापति सदन चलाता है। और इसी के साथ पीडीएफ में हरे रंग के धन प्रतीक के साथ एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट दिखाया गया है, वेतन का। हाँ, वेतन और भत्तों वाला हिस्सा। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो उसे सैलरी और भत्ते भी राष्ट्रपति वाले ही मिलते हैं, सभापति वाले नहीं। और ये न्यायसंगत भी है। जब कोई देश की सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी निभा रहा है तो सम्मान और भत्ते भी उसी स्तर के होने चाहिए। अब आते हैं चुनाव पर। अनुच्छेद 66, स्रोत में इसे दी इलेक्शन इक्वेशन कहा गया है। उपराष्ट्रपति को चुनता कौन है?
पीडीएफ का गणित एकदम साफ है। लोकसभा के सभी सदस्य प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य। ये राष्ट्रपति के चुनाव से काफी अलग है। वही तो, राष्ट्रपति के चुनाव में तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों के विधायक भी होते हैं। और यहाँ सभी शब्द सबसे अहम है। इसका मतलब है कि संसद के मनोनीत सदस्य भी इसमें वोट डालेंगे। और पीडीएफ में साफ साफ हाईलाइट किया गया है कि राज्यों के विधायकों को यानी एमएलए को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है। बिल्कुल, क्योंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम केंद्र में राज्यसभा चलाना है, तो राज्यों की विधानसभाओं का इसमें कोई रोल नहीं रखा गया। चुनाव के इस गणित के बाद पीडीएफ में चुनाव की विधि लिखी है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। ये नाम सुनकर ही थोड़ा डर लगता है। हाँ, शब्द थोड़े भारी हैं। क्या इसे किसी आसान से रोजमर्रा के उदाहरण से डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए कि कुछ लोगों को अपनी पसंदीदा मिठाई चुननी है। अच्छा। मिठाई। हाँ। वो सिर्फ एक मिठाई पर मोहर नहीं लगाते, बल्कि अपनी पसंद का एक क्रम बताते हैं। पहली पसंद जलेबी, अगर वो ना मिले तो दूसरी पसंद रसगुल्ला और तीसरी गुलाब जामुन। प्राथमिकता तय कर दी। मतदान में भी यही होता है। मतदाता उम्मीदवारों को 1, 2, 3 का क्रम देते हैं। अगर पहली गिनती में किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो जिसे सबसे कम पहली पसंद के वोट मिले हैं उसे बाहर कर देते हैं। लेकिन उसके वोट बर्बाद नहीं होते ना? एकदम सही। देखा जाता है कि उन पर्चियों पर दूसरी पसंद कौन था और वो वोट बाकी उम्मीदवारों में बंट जाते हैं। ये तब तक चलता है जब तक किसी एक को पूर्ण बहुमत ना मिल जाए। मतलब जीतने वाले के पास एक सच्चा और व्यापक समर्थन हो। ये मिठाई वाले उदाहरण से फंडा एकदम क्लियर हो गया। अब अनुच्छेद 66 के तीसरे खंड में योग्यताओं की बात है। शर्तें क्या क्या हैं? पीडीएफ में 4 शर्तें हैं। 35 वर्ष की उम्र, भारत का नागरिक, किसी लाभ के पद पर न होना और सबसे खास राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सदस्य होना जरूरी नहीं है, बस योग्यता होनी चाहिए। और इसके साथ कुछ दिलचस्प आंकड़े भी हैं स्रोत में। सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कोई चुनाव न लड़े, इसके लिए आरबीआई में 15,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है। और प्रस्तावक वाली शर्त भी है। हाँ, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और ये 40 लोग कोई आम नागरिक नहीं हो सकते, इन्हें उसी निर्वाचक मंडल का हिस्सा होना चाहिए। यानी संसद का सदस्य होना चाहिए। इससे तय होता है कि सिर्फ वही व्यक्ति पर्चा भरे जिसके पास वास्तविक राजनीतिक समर्थन हो। चुनाव हो गया। अब कार्यकाल की बात करें जो अनुच्छेद 67 में है। कार्यकाल 5 साल का होता है और त्यागपत्र देना हो तो सीधे राष्ट्रपति को। बिल्कुल। लेकिन पीडीएफ का जो सबसे तकनीकी हिस्सा है वो है इन्हें हटाने की प्रक्रिया। अक्सर सुनने वाले इसे राष्ट्रपति के महाभियोग जैसा ही समझ लेते हैं। ये बहुत ही आम भ्रम है। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। स्रोत ने भी इस भ्रम को बहुत अच्छे से तोड़ा है। इसे हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही शुरू हो सकता है, लोकसभा से शुरुआत नहीं हो सकती। क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं, तो अविश्वास भी वहीं से आना चाहिए। एकदम तर्कसंगत है। और हाँ, 14 दिन की पूर्व सूचना देना भी अनिवार्य है। प्रस्ताव पास कैसे होता है इसका भी क्रम स्रोत में है। राज्यसभा में इसे प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और फिर लोकसभा में सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। यहाँ प्रभावी बहुमत को समझना जरूरी है। हाँ, ये साधारण बहुमत से अलग कैसे है? प्रभावी बहुमत का मतलब है सदन की तत्कालीन कुल संख्या का बहुमत। मान लीजिए राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन 5 सीटें खाली हैं। तो तत्कालीन संख्या 240 हो गई। बिल्कुल। अब इस 240 के आधे से ज्यादा यानी कम से कम 121 सदस्यों का वोट प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ उपस्थित लोगों का बहुमत नहीं है, पूरी वास्तविक शक्ति का बहुमत है। हाँ। और जब राज्यसभा इसे पास कर दे तो लोकसभा को बस उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से अपनी सहमति देनी होती है। अब अनुच्छेद 68 पर आते हैं। अगर पद खाली हो जाए तो चुनाव का समय क्या होगा? यहाँ पीडीएफ में एक बहुत ही सूक्ष्म भाषाई अंतर दिखाया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच। समय सीमा को लेकर। हाँ, राष्ट्रपति के लिए संविधान सख्ती से कहता है कि 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए शब्द लिखा है यथाशीघ्र, यानी जितनी जल्दी हो सके। कोई फिक्स टाइम नहीं है। ऐसा लचीलापन क्यों? संविधान की भाषा में कोई भी शब्द बिना कारण नहीं होता। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके बिना देश नहीं चल सकता।
इसलिए 6 महीने की सख्त सीमा है। और उपराष्ट्रपति के मामले में? उनका मुख्य काम राज्यसभा चलाना है। अगर पद खाली है तो उपसभापति वो काम कर सकते हैं। इससे कोई बड़ा संवैधानिक संकट नहीं आता। इसलिए चुनाव आयोग को यथाशीघ्र कहकर थोड़ा लचीलापन दिया गया है। क्या बात है, ये गहराई अक्सर किताबों में छिप जाती है। अब अनुच्छेद 69 शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा की शपथ। बिल्कुल। लेकिन अगर चुनाव में कोई विवाद हो जाए तो अनुच्छेद 71 काम आता है। स्रोत कहता है कि विवाद सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, किसी हाई कोर्ट या चुनाव आयोग के पास नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होगा। हाँ, ऐसा क्यों किया गया? अगर इतने बड़े पद के चुनावी विवाद अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में जाने लगें तो सालों लग जाएंगे, राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी। इसलिए सीधा सुप्रीम कोर्ट, ताकि फैसला जल्द और सर्वमान्य हो। अब आते हैं इस पीडीएफ के सबसे बड़े आहा मोमेंट पर, सबसे चौंकाने वाला खुलासा। मैं समझ गई आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। जब भी देश के इतने बड़े पद की बात होती है तो दिमाग में लाखों की सैलरी आती है, लेकिन स्रोत में बड़ा बड़ा लिखा है कि उपराष्ट्रपति पद की आधिकारिक सैलरी 0 होती है, 0। ये तथ्य किसी को भी पहली बार में हैरान कर सकता है। सच में? इतने बड़े पद पर कोई सैलरी नहीं? दरअसल संविधान में उपराष्ट्रपति पद के नाम पर कोई वेतन तय नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें पैसे नहीं मिलते। हाँ, पीडीएस में लिखा है कि उन्हें 4 लाख रुपए महीना मिलता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में। बिल्कुल, क्योंकि वो अपना सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा राज्यसभा चलाने में लगाते हैं। तो वेतन उस काम का मिलता है जो वो रोज कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक पदनाम का। और एक और पॉइंट है, ये वेतन भारत की संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड से आता है। इस विशेष निधि से पैसे आने का क्या मतलब है? ये सबसे बड़ा रक्षा कवच है। संचित निधि से दिए जाने वाले वेतन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। मतलब कोई भी सरकार राजनीतिक दुश्मनी में उनका वेतन नहीं काट सकती। इलामा सही। संसद सिर्फ चर्चा कर सकती है, कटौती नहीं। ये वित्तीय स्वतंत्रता उनकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सच में हर नियम के पीछे एक सॉलिड कारण है। अब पीडीएफ के आखिर में एक रैपिड फायर या एग्जाम वाली प्रैक्टिस दी गई है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना करती है। एक क्विक रिकैप हो जाए। बिल्कुल। चुनाव में राष्ट्रपति को विधायक भी चुनते हैं, उपराष्ट्रपति को नहीं। सही। राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। हटाने के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, उपराष्ट्रपति पर सिर्फ राज्यसभा का प्रस्ताव, और न्यूनतम आयु दोनों की 35 साल है। ये तुलनात्मक तरीका कंफ्यूजन दूर करने के लिए बेहतरीन है। और कुछ रैपिड सवाल भी हैं पीडीएफ में, जैसे त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को? क्या उपराष्ट्रपति वोट दे सकते हैं? सामान्य स्थिति में नहीं, सिर्फ टाई होने पर। चुनाव विवाद कहाँ सुलझेगा? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। मतलब इस एनबी ग्लोबल ज्ञान के नोट्स ने वाकई इन जटिल अनुच्छेदों को एकदम हलवा बना दिया। हाँ, जटिलता को सरलता में ढालना ही अच्छी स्रोत सामग्री की पहचान है।